आदाब नाजरीन, प्रोग्राम वकील साहब में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। इंसान की ज़िंदगी में मसाइल कुछ न कुछ रहते हैं। बातों से बात न बने तो मसला कानूनी हो जाता है, और कानूनी मसाइल आज हमारे मुल्क में बहुत से हैं और हर किसी के साथ है। और न्यूज़ 18 उर्दू की कोशिश यही है कि आपके अपने कानूनी मसाइल में हम आपकी कुछ मदद कर सकें, कुछ मशवरे दे सकें और कुछ तजावीज़ दे सकें। और इसके लिए हम आज ख़ास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जनाब डॉक्टर फ़ारूक खान साहब को जोड़ रहे हैं, ताकि आप आपके जो कानूनी मसाइल हैं उनसे सवाल करें और अपने सवाल के ज़रिए अपने कानूनी मसलों को सुलझाने की कोशिश करें। तो आइए बातचीत करते हैं। फ़ारूक साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारी से ख़ास पेशकश वकील साहब में। कानूनी मसाइल लोगों के इतने हो गए हैं कि बातचीत होती है, आपस में गुफ्तगू होती है, लेकिन बात बन नहीं पाती। फिर छोटी मोटी जो है लिखा पढ़ाई होती है आपस में, उसको भी कुछ लोग नहीं मानते कि साहब ये तो आपने आपस में तय कर लिया, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो जब कभी कोई काम आप कर रहे हैं, आपस में कोई मुआहदा कर रहे हैं किसी भी तरह का हो, तो उसमें किस तरह के पेपर वर्क होना चाहिए जिसको कानूनी जो है माना जाए, कल को अदालत में पेश किया जाए तो अदालत भी उसको मान ले कि हाँ साहब इस कागज की कोई कानूनी अहमियत है। वकील साहब, माफ कीजिएगा, आवाज कुछ शायद चली गई। हेलो जी, अब आ रही आवाज। हाँ, फारूक साहब जानना ही चाह रहे हैं कि लोग आपस में मुआहदे करते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ ज़बानी बातचीत पर कारोबार हो जाते हैं और कुछ कागजी तौर पर कुछ पेपर वर्क होता है, लेकिन उन कागज़ों की कोई अहमियत नहीं होती। कानूनी तौर पर कागज़ों को वो अहमियत मिल जाए तो किस तरह का मुआहदा होना चाहिए किसी भी तरह के काम और कारोबार को लेकर? बहुत शुक्रिया जिलानी साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं जरा थोड़ा सा वक्त लेके इस पे लोगों ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं उस पे पूरी उनको वजाहत के तौर पे मैं बातें उनके सामने रख दूं। देखिए, एक बड़ा एक मसला है हम लोगों के यहाँ कि नॉर्मली जो बिजनेस हाई बिजनेस कम्युनिटीज नहीं है, और वो पहले होता था, अच्छी बात है कि मुंह जबानी कारोबार की, भाई की जबान की बात है और जबान पे हो गया। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा है उसमें जबानी कॉन्ट्रैक्ट की भी वैल्यू है, उसको भी कानूनन माना गया है जी। उसको साबित करना अलबत्ता जरा मुश्किल काम होता है। तो जैसा आपने कहा कि हमेशा आप डॉक्यूमेंट्स बना लें, जो भी अपने बीच पे जो मामलात हो उसको लिख लिया करो, ये सुन्नत भी है जी। और उसके बाद ये कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट पे उसको आप उतार लेते हैं और उसमें कोशिश ये करें कि किसी वकील के थ्रू या जो इस काम को जानता हो उससे ही कराएं। नॉर्मली लोग करते क्या है कि वो कॉपी पेस्ट हो जाता है और बाद में आप बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप गए कोर्ट में, आपने टाइपिस्ट से कॉपी पेस्ट करा लिया, यहाँ वहां से लगा के नोटरी करके करा लिया, और उस डॉक्यूमेंट की अगर सब चीजें आपकी पूरी डील अच्छे से निकल गई तो कभी उस कागजात की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं जी। वो तो आपकी अलमारी में रखा ही रह जाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई डिस्प्यूट या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन पैदा होता है होती है तो वो डॉक्यूमेंट्स निकलेगा। अब वो डॉक्यूमेंट अगर इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, वो बेकार है, वो रद्दी का कागज है। तो आपने एक बड़ा मामला जिस डॉक्यूमेंट पे आपने इत्तेमाद करके आपने अपने पैसे लगाए, आपने अपना जो भी रिसोर्सेज लगाए, अब वो किसी आपके काम करने, और ये बहुत अमूमन बहुत नॉर्मल होता है, हम रोज देखते हैं। अब इसका तरीका क्या है जी? तरीका ये है कि आप हमेशा किसी अच्छे लॉयर से मिलें जो इस कॉन्ट्रैक्ट को जानता हो। देखिए, जैसे डॉक्टर्स होते हैं पेशेवर, भाई उसमें कोई आंख का डॉक्टर है, कोई जो है वो गले का डॉक्टर है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई स्किन का, वैसे लॉयर्स भी होते हैं। अलग अलग स्पेशलाइजेशन का दौर है अब आज के जमाने में। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ को समझता है उससे आप मिलें, उसको आप अपनी पूरी बात बताएं कि आप चाहते क्या है, जो आपकी फैक्चुअल पोजीशंस वो बताएं जी। वो उसको फ्रेम करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट अगर वो लॉयर आपको ये एडवाइस करता है कि ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन एज पर द मैंडेट ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, जहां पे आपको सरकार को जब आप जाते हैं रजिस्टर करना, आपको एक स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। हर स्टेट में, हर जो मुख्तलिफ हमारे स्टेट्स हैं उसमें अलग अलग स्टैंप ड्यूटीज हैं। तो अगर वो डॉक्यूमेंट कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट के दायरे में आता है
जी। तो ये लाजमी है कि उसको आप रजिस्टर कराएं। अगर आप नहीं कराएंगे तो फिर आप उस डॉक्यूमेंट आपके लिए वो रद्दी का कागज और आप परेशान होंगे। जी। तो नॉर्मली लोग करते क्या है इंजीनियर साहब कि शुरू में होता क्या है कि साहब पैसे लगते हैं, स्टैंप ड्यूटी देनी होगी, कौन जाए, लेकिन आप ये समझिए कि वो आपके ही बेहतरी के लिए है। जी तो बिल्कुल। डॉक्यूमेंट अच्छे से बनवाएं और अगर वो डॉक्यूमेंट कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल है तो उसको आप रजिस्ट्रेशन कराएं, ये बहुत लाजमी है। जी जी बिल्कुल, बहुत तफसील से आपने बताया कि वाकई जब तक आप लीगल काम लीगल तरीके से और डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होंगे तो आगे जाके आपके मसाइल होंगे। हम अपने नाजरीन को बता दें, आप हमारे स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, देखें, उन नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जनाब डॉक्टर फरूक खान हमारे साथ हैं और आपके अपने जो कानूनी मसाइल हैं उस पर आप सवाल करें और मशवरा ले सकते हैं। आइए इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानते हैं कौन है। हेलो हेलो हेलो। हेलो जी, कौन कहां से और सवाल बताए भाई? जी सर, मैं कश्मीर से हूँ, मेरा नाम है गुलजार अहमद। जी, सवाल बताएं अपना। सर मुझे एक्सीडेंट हुआ 2007 में। जी। फिर 2007 से इसको तारीख पे तारीख चल रहा है। अब मैंने गवाह भी डाली उसने सारी, जी। वो की पूरी की है। अब वो कहते हैं इसको फेक, जो ड्राइवर है ना जी। उसकी लाइसेंस फेक निकली है। जी। इसकी लाइसेंस जो है ना जी। वो फेक निकली है, नकली निकली है। ठीक है वकील साहब से अब क्या बनेगा इस मसले? चलिए ठीक है, वकील साहब ने सुन जी, लिया जी, है, जी। आपका जवाब देंगे। जी जी। बहुत अच्छा बहुत सवाल शुक्रिया है आपका। जी। और मैं जवाब देता हूँ। जी। मोटर व्हीकल एक्ट का कॉम्पनसेशन का मैटर है इनका। जी। एक्सीडेंट हुआ था और इंश्योरेंस, ऑफ कोर्स इन्होंने मुकदमा किया होगा ट्रिब्यूनल में। हर कोर्ट्स में ट्रिब्यूनल होती है डेजिग्नेटेड मोटर व्हीकल एक्ट के मुकदमे को सुनने के लिए। जी। तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने, जब इस पे चूंकि पुलिस केस भी हुआ होगा, तो ये निकाला होगा कि वो लाइसेंस जो ड्राइवर का था वो फेक है। जी। ड्राइवर के लाइसेंस फेक होने से लाइबिलिटी, ये बहुत सारे जजमेंट्स हैं और इस पे भी मैं आपसे वक्त लेके बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, करती है साहब, चूंकि ड्राइवर का लाइसेंस फेक था तो हम पैसा नहीं देंगे, पैसा जो है वो गाड़ी के मालिक को देना है। ठीक। ये कह के वो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। ठीक। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है अपने 2-3 जजमेंट्स में, अभी हालिया के हैं और पहले की भी हैं, कि अगर गाड़ी इंश्योर्ड है और ड्राइवर का लाइसेंस फर्जी है, नकली है, फेक है, जी, उसके बावजूद इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास यह अख्तियार है कि वो जो गाड़ी मालिक है या ड्राइवर, उससे वो पैसा रिकवर वो करती रहे। जो विक्टिम है, जिसको चोट पहुंची है, जो मुकदमा करने गया है, उसको इंश्योरेंस कंपनी इस मातहत अपनी लाइबिलिटी एब्सॉल्व नहीं कर सकती, उससे बच नहीं सकती कि साहब चूंकि ड्राइवर का लाइसेंस नहीं था तो पॉल्यूशन नहीं था, तो उसके बाद क्या क्या कहते हैं, इसका फिटनेस नहीं था। इन चीजों पे आप इंश्योरेंस कंपनी पैसा आपका नहीं रोक सकती है। आप अपने वकील साहब से कहिए कि इस पे जो आपके लॉयर हैं वो देख रहे हैं मुकदमे को, कि इस पे हालिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उनको निकालें और उनको एप्लीकेशन लगाएं और कहें कि साहब ये कोई डिफेंस नहीं है। जब हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कह दी तो वो 141 में जो है वो देश का कानून बन जाता है, मुल्क का कानून बन जाता है हमारे आइन के हिसाब से। तो आप वो लगाएं और इसमें आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह आपके हक में चीजें होंगी। और आप अगर वो गाड़ी का इंश्योरेंस अगर है तो आपको पैसा जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा। आप वकील साहब के मशवरे के मुताबिक अपने वकील से बात करें और इसको आगे बढ़ाएं। तो नाज़रीन, एक बार फिर मैं बता दूं आपको, आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर हमसे रब्ता करें और आपके जो कानूनी मसाइल हैं उस पर आपका जो भी केस है वो किस हद तक पहुंचा है, किस पोजीशन में है, और अगर कहीं कुछ रुकावट है तो इस सिलसिले में आप हमारे वकील साहब फरूक खान साहब से बात कर सकते हैं। उन नंबरों पर रब्ता करें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए देखते हैं कौन। हेलो 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 जी, कौन कहां से भाई? वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, अपना सवाल करें और कहां से जनाब, मैंने माँ की जमीन थी मेरी, उसने को ताकलदार ने, फाइनेंस कमिश्नर ने मेरे ऑर्डर दिया। मोहम्मद जमाल हो गए जी। जी जी, आप अपना टीवी का आवाज बंद करें और फोन पर सुने और फोन पर बात करें। कर सकता हूँ। हाँ जी जी, अपना सवाल बताएं, वकील साहब सुन रहे हैं जी। हमने फाइनेंस कमिश्नर ने ऑर्डर हमारे हक में दिया जी।
तो उन्होंने मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया केस जी श्रीनगर में। ठीक। हाँ, अब काफी उधर लगी है तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ मेरा। अच्छा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया। ठीक है, ठीक है। आपने आपके वकील आपने वकील किया है, आपकी बातचीत हुई है वकील से? हाँ, उसने मेरे साथ बात की है जी कि आपको दे दूंगा फैसला करके। जी। अभी वकील कोर्ट में बांधी है केस। ठीक है, चलिए हाँ, ठीक है। वकील साहब ने आपका सवाल सुना है, इसका जवाब देंगे फारूक साहब। अच्छा जी वकील साहब, फारूक साहब। देखिए, इनका मामला, ये अपने क्वेश्चन को फ्रेम नहीं कर पा रहे थे, पर जो मैं इनकी बात से समझाऊं वो ये कि इनका मामला ये है कि ये कोई रेवेन्यू मैटर है लैंड के रिलेटेड। जो बहुत सारे लैंड के मैटर्स बहुत सारे स्टेट्स में जो हैं, वो उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, एसडीएम्स होते हैं, उनको भी पावर होती है। लैंड लॉ जो है स्टेट सब्जेक्ट होता है, मतलब उस पे हमारे स्टेट्स को अख्तियार है कानून जो है वो उस पे कानून को लेजिस्लेट करने के लिए। तो इन्होंने कोई मुकदमा है जो इनके हक में हो गया, चाहे वो जमाबंदी का हो, चाहे वो बंटवारे का हो, तकसीम का हो, और वो मुकदमा पे जो फरीक इनके अगेंस्ट में होंगे उन्होंने उस मुकदमे को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। आई थिंक वो पहले उन्होंने श्रीनगर कोर्ट बोला, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने कहा। तो अगर वो देखिए, चैलेंज करना किसी भी जजमेंट को ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट। और अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो आप हाई कोर्ट जाएं, डीडीबी जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो इशू नहीं है। इशू दो आता है, अगर अपील में गए हैं और अपीलेट कोर्ट ने उस ऑर्डर के ऑपरेशन को स्टे कर दिया है, तो ऑफ कोर्स आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि कोर्ट डिसाइड नहीं करती आपके हक में, आपके खिलाफ। और अगर स्टे नहीं किया है तो पेंडेंसी किसी मुकदमे की बस ये कि भाई चूंकि किसी को सजा हो गई और उसने हाई कोर्ट में फाइल की हुई है इसलिए उसे पुलिस जेल नहीं भेजेगी, ये गलत है, जो ये नहीं पॉसिबल है। तो अगर स्टे नहीं है तो आपका जो काम है वो हो रहा है, वो मुकदमा चलता रहेगा, मुकदमा लड़ते रहिए। और अगर स्टे है तो फिर आप मुकदमे को मजबूती से लड़िए, कोर्ट को आप ये कन्विंस कीजिए कि भाई ये स्टे का ये वैकेट करना क्यों लाजमी है, क्यों ये जो अपील है वो गलत है कानून के निगाह में, और वहां अपने मुकदमे की बहस करें आप। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप से फिर एक बार मैं कहूँगा कि अपनी टीवी की आवाज़ बंद करें जब आप सवाल कर रहे हों। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जनाब डॉक्टर फर्रुख खान साहब मौजूद हैं। आपके किसी भी तरह के कानूनी मसाइल हैं, इस पर आप सवाल करते हुए अपने मसलों को जो है बेहतर कर सकते हैं। स्क्रीन पर फ़ोन नंबर दिए गए हैं। एक और कॉलर को जोड़ेंगे, कौन है देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से भाई? सवाल मैं कर्नाटक से बोलता हूँ जी। अभी वकील साहब से ये पूछना है कि जो दारुल कज़ा में फैसले सुनाए जाते हैं तलाक वगैरह के, क्या इसके कोर्ट में इसकी कोई वैलिडिटी होती है? और अगर कोई दारुल कज़ा में कोई शरारती अगर मुफ्ती पैसे वगैरह लेके गलत फैसला दे देता है, क्या उसको चैलेंज करके दारुल कज़ा को सील करवाया जा सकता है? चलिए ठीक। वकील साहब ने सुन लिया, आप उनको गौर से सुने, वो जवाब देंगे आप। फर्रुख साहब जी, बहुत बेहतर सवाल है और ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है जी। आज माशाल्लाह आपके सवाल वैसे आ रहे हैं कि जो उसका जवाब जो है वो सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं, वो काफी लोगों को मदद पहुंचाएगा। बिल्कुल। तो दारुल कज़ा के मामले में मैं आपको ये बताऊं, देखिए ये एक आर्बिट्रेशन मॉडल टाइप का है। आर्बिट्रेशन मॉडल होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। मान लीजिए मियाँ बीवी जो दो फरीक हैं वो दारुल कज़ा में अपने डिस्प्यूट को शरीयत के हिसाब से उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, दोनों की रजामंदी है कि साहब मैं इस दारुल कज़ा में या इन मुफ्ती के पास, या अगर वो मुफ्ती नहीं भी है, आर्बिट्रेटर ही है कोई कानून में, वो उसको भी अपॉइंट कर लिया अपने हिसाब से कि साहब कोई भी जिम्मेदार आदमी कि ये जो फैसला करेंगे दीन के रोशनी में और हमारे रूल्स की रोशनी में, उसमें हमको जाए। तो अगर दोनों लोगों ने सबमिट किया है स्पेसिफिकली तो वो फैसला जो होगा वो दोनों लोगों पे जो है वो उससे बाउंड होंगे। लेकिन अब होता क्या है नॉर्मली कि मान लीजिए कि औरत ने, मतलब जो लेडी हैं, उन्होंने मुकदमा किया कोर्ट में, मेंटेनेंस का किया, डोमेस्टिक वायलेंस का किया हस्बैंड के खिलाफ। हस्बैंड ने क्या किया कि उन्होंने दारुल कज़ा में मुकदमा फाइल करके, और जैसे इन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब को कोट अनकोट मैनिपुलेट करके और उन्होंने फैसला ले लिया, वो गलत है। ऐसे केसेस हमने देखे हैं और टेक्निकली ये मुल्क के कानून की जो है वो बेहुरमती है। और जबकि आपको इस मुल्क का आईन और आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क आपके पर्सनल लॉज को आपको लिबर्टी देता है कि आप अपने पर्सनल लॉज के तहत अपने मैटर्स को वो करें, उसके बावजूद ऐसी चीजें जो लोग करते हैं वो लोग बहुत गलत करते हैं।
और आपकी बात बिल्कुल सही है, हमने देखा है कि एक ही मसले पे एक ही इदारे से दो दो कंट्राडिक्टरी फतवे आ गए हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये हो कैसे गया, लेकिन होता है, हम लोग रोज देखते हैं जी। तो लबोलबाब ये है कि अगर दो लोग जो डिस्प्यूट के पार्टी हैं, मियाँ बीवी हैं या जो भी है, अगर वो अपने आप को सबमिट करते हैं उस जुरिस्डिक्शन में, तो आप बिल्कुल उनका फैसला जो है वो जायज है। उसमें कानून वो अवार्ड जो बन के आएगा, उसको अवार्ड कहते हैं आर्बिट्रेशन को, वो जो अवार्ड जो फैसला आएगा वो बिल्कुल उससे आप बाउंड होंगे। लेकिन अगर कोई आदमी गलत करते हैं, वो खुद ब खुद जाके करते हैं, तो वो आप उसको मानने के लिए आप कंपेल्ड, आपको कोई बाध्यता नहीं है, आप पे कोई मजबूरी नहीं है। नंबर 2, जो आपके सवाल का दूसरा पार्ट है, जहां तक सील कराने की बात है, देखिए किसी भी इदारे की गलती नहीं होती है जी। अगर कोई आदमी कोई गलत काम कर रहा है तो वो इदारा गलत नहीं होंगे, उस आदमी ने गलत किया, उस आदमी के खिलाफ आप मुकदमा कीजिए। अगर आपको लगता है कि उसने पैसे लिए या कोई भी इमोरल काम किया है, इदारे को और इंसान को जो उसमें बैठा हुआ है फिल वक्त, उसमें हमें फर्क करना आना चाहिए। इदारा अपने आप पे गलत नहीं होता, इंसान, मैं मान लीजिए वहां बैठा हूं, मैं गलत हो सकता हूं, पर मेरी गलती की वजह से इदारा गलत नहीं होगा जी। उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा जनाब। कर्नाटक से जो सवाल किया था, तो बहरहाल इस तरह के मामलात होते रहते हैं। अहम चीज़ यही है फ़ारूक साहब, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि कोई भी चीज़ अगर सही ढंग से रखी जाए, पेपर वर्क सही ढंग से किया जाए और कानूनी थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो कहीं आपके साथ गड़बड़ नहीं होगी। एक और कॉलर है हमारे साथ, तो जोड़ लेते हैं, कौन है देखते हैं। हेलो 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 हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। तो बहरहाल जिस तरह के कानूनी मसाइल आपके साथ हो रहे हो, आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं जनाब डॉक्टर फारूक खान साहब, आपको कानूनी मशवरे देंगे। और हम आपको एक बार फिर बता दें कि ये वकील साहब की जानिब से कानूनी मशवरा है और हतमी फ़ैसला आप अपने वकील के साथ ही लें, क्योंकि आपका वकील आपके पूरे मुकदमे को समझा हुआ है। आप उनसे राब्ता करते रहें, बातचीत करते रहेंगे तो आपका मुकदमा आगे बढ़ेगा, वरना फिर वकील अपने तौर पर तारीख लेकर आपको टहलाता रहेगा। इसीलिए ये नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू की कोशिश यही है कि आपको कानूनी मशवरे देकर आपके मुकदमों से, आपको उस उलझन से बाहर निकाला जाए। हेलो, इस वक्त यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और वकील साहब से बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा और फ़ोन कॉल्स भी जारी रहेंगे। ब्रेक। खास पेशकश प्रोग्राम वकील साहब में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ आज कानूनी मशवरे देने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जनाब डॉक्टर फारूक खान साहब। आप अपने कानूनी मसाइल को लेकर हमसे सवाल कर सकते हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हम बातचीत कर रहे थे कि अग्रीमेंट्स को लेकर, कानूनी कार्रवाई को लेकर, पेपर वर्क को लेकर। वकील साहब ने शुरुआत में ही कहा था कि अगर आप ज़बानी तौर पर पहले ज़माने में जिस तरह से काम करते थे, अब वो ज़माना नहीं रहा। वकील साहब ने सुन्नत के मुताबिक एक ये भी बात की थी कि लिखा पढ़ाई आपकी जो है आपस में होनी चाहिए सारी चीज़ें। वकील साहब, आजकल अक्सर हम देखते हैं मकान की ख़रीदी या फ्लैट की ख़रीदी या इस तरह के कारोबार में, या कोई कमर्शियल चीज़ आप ख़रीदते हैं, उसमें अक्सर ये होता है कि पहले कुछ बयाना या एडवांस दे दिया जाता है, पेपर वर्क तब होता है, तब थोड़े से मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अहम हैं और इसमें काफ़ी लोग उलझे हुए रहते हैं। आपके जो मालिक बेच रहा है और जो ख़रीद रहा है, इसके बीच डिस्प्यूट रहता है अग्रीमेंट होते समय। इस वक्त हमारे साथ दो कॉलर मौजूद हैं, आइए पहले कॉलर्स को ले लेते हैं, क्या है उनके मसाइल देखते हैं। हेलो हेलो, जी साहब, कहाँ से और आपका सवाल? हाँ जी, मैं यहाँ बोराबंडी से बात कर रहा हूँ जी। ये हमारे घर के बाजू वाले जो सो ये एक्सटेंशन, ये क्या बोलते हैं, अपना सज्जा एक्सटेंशन करने से वेंटिलेशन कम हो जा रहा। ऐसा पीछे छोटी गली है, गली में से रास्ता है, 6 फीट की गली है। ठीक। हाँ, उस वजह से हम कानूनी कार्रवाई क्या कर सकते हैं इन लोगों को? आपको मसला हो रहा है उनके वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है आपको? वेंटिलेशन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि उनको कानूनी तौर पर कोई वार्न जी हाँ, वार्न कर सके। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, वकील साहब आपका जवाब देंगे। जी फारूक साहब। देखिए इसमें जलान साहब, ऐसा है कि अब जिस तरह के हमारी कॉलोनीज हैं आजकल, बहुत ज्यादा आप देखते हैं दीवार से दीवार जुड़ी हुई, जगह ही नहीं है, तो वेंटिलेशन तो आजकल बड़ी लग्जरी की चीज हो गई है। वैसे अगर आप वेंटिलेशन ले लेते हैं तो बड़ा बहुत ही लग्जरी माना जाएगा जी। अगर देखिए, वैसे कानून में एक कॉन्सेप्ट है इजिमेंट्री राइट्स का,
मतलब आपके जो इजिमेंट्री राइट्स हैं उसका एक है कि अगर आपको लगता है कि वो रीजनेबली अफेक्ट हो रहा है जी, तो आप जरूर मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन अब वो उस पैमाइश पे डिपेंड करेगा। जब मुकदमा बनेगा सिविल केस तो एक साइड प्लान बनता है कि क्या वो जो आपका वेंटिलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, वो जो अपनी बिल्डिंग, वो अगर अपने जमीन पे बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं और वेंटिलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो आपको कोई रिलीफ नहीं, क्योंकि भाई आपके वेंटिलेशन के लिए वो अपना मकान तो रोक नहीं लेंगे, लेकिन वो लोग नॉर्मली करते क्या है कि अपने जमीन से बाहर अपना छज्जा निकाल लेते, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन किया तो दूसरे फ्लोर पे पहुंच के जो आपने अपने जमीन के बाहर में छज्जा या बालकनी निकाल लिया, वो उससे होता है, तो उसको आप रुकवा सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है केस की डिटेल्स पे और कि वो आपके राइट्स वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो इंसान जिससे आप एग्रीव्ड हैं, अगर वो पूरे जो कानून है उनका वो कंप्लाइंस कर रहे हैं तो फिर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, और अगर वो कानून को तोड़ रहे हैं तो आपको जरूर रिलीफ मिलेगी। जी, चलिए, उम्मीद करता हूं जवाब मिल गया होगा जनाब को। और एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो 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 जी सर, कौन है, कहां से और क्या सवाल है आपका? जामनगर से अब्दुल कादिर बोल रहा हूँ, पटनी। कहां से? जामनगर से पटनी बार। जामनगर, ठीक, गुजरात। आप टीवी पर न सुने हमारी आवाज, फोन पर सुनिए, टीवी बंद कर दीजिए प्लीज और सवाल करें। सर ये सवाल है, ये कोई मकान है जी, मेरा मकान है जी, उसका बांधकाम अगर हो रहा है, कोई रुकावट करता है तो उसका म्युनिसिपैलिटी को प्रॉब्लम होगा कि पुलिस आएगी? जी, मतलब कि कोई विरुद्ध कोई फरियाद करता है मेरे विरुद्ध तो सबसे पहले किसको दोनों में से कौन पिलाया है, मतलब पहचान करता है? ठीक है जी, बेहतर जी, ठीक है। आपका कोई और सवाल? नहीं जी, नहीं। चलिए ठीक है, आपका जवाब देंगे वकील साहब। ऐसा है हजरत की अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो पुलिस आएगी जी, और अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आ रही है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लगता है कि वहां जाने से कोई लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका जो लोकल थाना होगा उसके पुलिस लेके आएगी। और कई कई शहरों में तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ एक फोर्स अटैच होती है, बटालियन अटैच भी कर देते हैं, क्योंकि अमूमन उनको जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है कि केस की नवैयत पे। मान लीजिए कि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए कि आपने कंस्ट्रक्शन किया, आपने नाली जाम कर दी सामने वाली जी, अब वो हटाने आएगा एमसीडी का अफसर, तो आप वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए पुलिस लेके आएगा जी। तो नॉर्मली मान लीजिए वो सर्वे करने आता है, उसको ये डर है ऑफिसर को कि वो सर्वे करेगा तो वहां उसके साथ कोई जो है वो बदमाशी की जा सकती है, तो बिल्कुल पुलिस लेके आएगा। पुलिस तो जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी या आने की उम्मीद होगी, पुलिस वहां अपने आप ऑटोमेटिकली प्ले में आ जाएगी, रोल में आ जाएगी। ठीक, चलिए कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़े, जान लेते हैं कौन है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कौन कहां से, अपना सवाल करें। जी, मैं मोहम्मद अल्ताफ जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूं सर। जी जी सर, ये मेरा सवाल है कि हमारा घर है तो वहाँ से एक रास्ता निकलता है जहाँ माल मवेशी निकलते हैं जी, तो वो रास्ता कुछ लोगों ने मिलके वो बंद किया हुआ है। ठीक, तो वो रिकॉर्ड में भी है, कागज पत्र में भी है जी। तो ऐसी हालत में हमारे को क्या करना चाहिए, हमारी रहनुमाई फरमाइए। चलिए ठीक है जी, बताते हैं आपको। चलिए एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको भी जोड़ लेते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। वकील साहब इनका जवाब दे देते हैं। मैं इनका जवाब देता हूँ जान साहब। देखिए, अगर रास्ता कोई ब्लॉक कर रहा है तो गलत है, कानूनी तौर पे भी गलत है। आप बिल्कुल रास्ता ब्लॉक करने की आप कंप्लेंट पुलिस पे भी फाइल कर सकते हैं, और इवन आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो अपने कंसर्न एसडी में उनको भी फाइल कर सकते हैं, और अगर वो लोग भी नहीं सुनते तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। रास्ता अगर वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में रास्ता है तो किसी को भी हक नहीं है कि उस रास्ते को वो ऑब्स्ट्रक्ट करे, चाहे वो कोई भी हो। जी, चलिए उम्मीद करते हैं जवाब मिल गया होगा। कोई कॉलर है तो जोड़ते हैं उनको। हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ, आप कौन कहाँ से हैं और सवाल करें अपना। जी, मैं शायद बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी, मेरा सवाल ये है, मैंने प्रॉपर्टी बेची थी जी, तो उसमें मेरा जो है 78,000 रुपये लिखे हैं उन्होंने एग्रीमेंट में कि जी बाकी है और मैं बाद में दूंगा, लेकिन वो दे नहीं रहा है पैसा, मैं क्या करूं? नहीं, शुरुआत में आप उनसे 78,000 रुपये लिए हैं? नहीं, मतलब बयाना हुआ था 1 लाख का, 12 लाख का सौदा हुआ था। ठीक, तो वो बोले मेरे पास अभी 78,000 रुपये कम है, आप पेपर में लिख दो। मैंने पेपर में लिख दिया, पेपर मतलब सब तैयार हो गए हैं जी। तो वो पेपर मतलब
78,000 लिखे हुए, मगर पैसे दे नहीं रहा, वो क्या कर सकते उसके लिए हम? चलिए ठीक है, वकील साहब ने सुन लिया, इसका जवाब देंगे। कोई एक और कॉलर है, जोड़ लेते हैं। जी हेलो हेलो हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से अपना सवाल करें? मैं बेलगांव कर्नाटक से बोल रहा हूँ। जी वो वकील साहब से वर्क एक्ट के बारे में पूछना है। जी बताइए। वर्क एक्ट में जो सेक्शन 107 है जी उसमें लिमिटेशन एक्ट के लिए इन्वोक करने से वो रोक देता है। क्या सभी केसेस में ये इसका एप्लीकेबिलिटी होता है या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस के बेसिस में जो केस चलता है वो लिमिटेशन किस एक्ट के बारे में आप लिमिटेशन पूछ रहे हैं? हेलो हेलो, वकील साहब आपसे सवाल कर रहे हैं, उनका जवाब दीजिए। किस, हाँ जी, आपका सवाल जरा दोहराइएगा। आप लिमिटेशन की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पूछ रहे हैं? हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल करें। हाँ, देखिए वर्क एक्ट का जो सेक्शन 107 है 107 जी, उसमें लिमिटेशन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन या इन्वोक के लिए प्रोहिबिशन है। ये प्रोहिबिशन क्या सभी तरह के केसेस में एप्लीकेबल होता है या किसी केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंस के बेसिस में इसको इन्वोक किया जा सकता है या एप्लीकेबिलिटी हो सकती है इसकी लिमिटेशन एक्ट की? जी जी ठीक है, ठीक है, आपका सवाल सुन लिया है, वकील साहब ने जवाब देंगे। पहले शाहिद अली का जवाब दे देंगे, दिल्ली से जो प्रॉपर्टी का मामला है। जी देखिए, ऐसा है कि उनका मामला ये है कि 78,000 रुपए उनका बकाया रह गया और उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा साहब कि इतने पैसे मेरे पास अभी नहीं है, जो इनके सेलर, जो इनके बायर थे जी। और अब वो पैसा नहीं दे रहे, तो वो उस एग्रीमेंट और सेल डीड के आधार पे या जो भी जीपीए वगैरह बनी हो, अगर वो अनऑथराइज प्रॉपर्टी हो तो वो उस पर रिकवरी फाइल कर सकते हैं जी। 78,000 रुपए की सिविल रिकवरी आप अपनी अदालत में जो है इसमें सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन में आप फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में जाके, कोई मुश्किल नहीं है जी। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, और अगर उसमें कंडीशन है कि 78,000 रुपए नहीं दिए तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, तो आप वो भी कैंसिलेशन का भी प्ली ले सकते हैं उसमें साथ में जी, ठीक है। उसकी कि भाई इन्होंने मटेरियल ब्रीच किया है, टर्म्स का जो कंडीशन था, तो ऑफ कोर्स वो बाकी 12 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 78,000 रुपए के लिए तो कैंसिल कराएंगे नहीं, तो आपको वो 78,000 रुपए और जो भी कोर्ट अगर डैमेजेस या इंटरेस्ट कुछ अगर कॉम्प्यूट करती है तो वो आपको दे देंगे। कोई उसमें मुश्किल मुझे दिखती नहीं है। हाँ, आपको कानूनी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी जी। दूसरा सवाल जो भाई पूछ रहे थे, मुझे लगता है वो शायद पेशे से वकील भी हैं, वक्फ बोर्ड के वक्फ एक्ट के बारे में और लिमिटेशन। मैं आपके लोगों को बता दूं, लिमिटेशन एक हमारा कानून है हिंदुस्तान का, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। उसमें ये है कि कौन सा मुकदमे की मियाद क्या है फाइल करने की। ऐसा नहीं है कि आप मुकदमा, आप सोए रहें और आप यकबयक उठे और आप मुकदमा फाइल कर रहे, तो कानून एक अपर लिमिट तय करती है हर मुकदमे के लिए। ज्यादातर अब तो कुछ जगह में क्रिमिनल में भी आ गए हैं लिमिटेशंस, ये कंप्लेंट केसेस में कुछ जजमेंट्स के हिसाब से, कि जहां पे लिमिटेशन जो है वो डिफाइन होती है कि आप जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं और बाकी मैं इनका जवाब दूंगा और बाकी लोगों को समझने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अब यही भाई साहब थे जो पहले वाले, जिनका 78,000 रुपए बाकी है। 78,000 रुपए अगर इन्होंने 3 साल में नहीं मांगे तो ये 3 साल 1वें दिन ये मुकदमा फाइल नहीं कर सकते, इनका मुकदमा बार्ड हो जाएगा लिमिटेशन, ठीक है, राइट। तो 3 साल की नॉर्मली सिविल रिकवरी में 3 साल की लिमिटेशन है। अब इनके सवाल में जो देखिए, लिमिटेशन को हमेशा इवैल्यूएट करते हैं फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे। मैं ब्लैंकेट, मेरा तजुर्बा कहता है कि मैं कभी भी ब्लैंकेट नहीं मानता हूं किसी भी लिमिटेशन के प्रोविजन को। उसकी वजह यह है कि मान लीजिए कि इन्हीं साहब का एग्जांपल दूं कि 78,000 रुपए इनके बाकी 2015 से हो और 15 से लेके 2020 आ गया है, तो टेक्निकली अगर आप ऐसे देखेंगे ब्लैंकेट तो इनका बार्ड हो गया मुकदमा लिमिटेशन से। लेकिन अब इन्होंने नोटिस भी भेजी, इन्होंने उनसे बात भी की, इनके पास प्रूफ है कि अपना पैसा मांगते रहे, तो लास्ट कॉज ऑफ एक्शन से 3 साल जोड़ा जाएगा। तो हमेशा चाहे वो वक्फ एक्ट हो या अभी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर लिया कि लिमिटेशन लगेगा, लिमिटेशन के रूल्स अप्लाई होंगे, प्रोविजंस, तो हमेशा फैक्ट्स को सामने रख के लिमिटेशन को इवैल्यूएट करना चाहिए कि ये लिमिटेशन से बार्ड मुकदमा होगा या ये बार्ड नहीं होगा। जी, चलिए, उम्मीद करते हैं आपका जवाब मिल गया होगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए देखते हैं कौन है। हेलो,
हेलो साहब, ये टीवी की आवाज, टीवी का आवाज आप बंद कर दें। आप अपनी टीवी का आवाज बंद करें और फोन पर सवाल करें, बड़ा मेहरबानी। वालेकुम सलाम, कौन कहां से, अपना सवाल पूछें। हाँ, जामनगर से अब्दुल कादिर बोल रहा हूँ जी। और ये लोन के लिए हम बीपीएल परमिट है, बीपीएल कार्ड है हमारे पास जी, और बैंक में जा रहे हैं तो धक्के खा रहे हैं, वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ जी, ये हमको लोन नहीं दे रहे हैं जी। इसके लिए हमको कहाँ जाना चाहिए, हमको किसके को मिलने चाहिए, किसका कॉन्टेक्ट करना चाहिए? अच्छा चलिए ठीक है, अभी जान लेते हैं। देखिए अब ये वकील साहब, कोई कानूनी सवाल नहीं है। देखिए बैंक लोन दे न दे ये बैंक की मर्जी है, बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगी जी। हाँ, अगर कोई सरकार की स्कीम है जी, जिसके तहत सरकार, जैसे अभी लॉकडाउन के बाद MSMEs के लिए सरकार ने ये कहा है कि कोलैटरल सिक्योरिटी वो गारंटर वो खुद बनेंगे विदाउट सिक्योरिटी, और आपको ये लगता है कि बैंक आप उसको क्वालिफाई करते हैं, सरकार की स्कीम को क्वालिफाई करते हैं और आप एलिजिबल हैं और आपको बैंक लोन नहीं दे रहा है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। आरबीआई में एक बैंकिंग ओबर्ट्समैन होता है, एक पोजीशन होती है जहां पे बैंकिंग की जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे इंश्योरेंस के भी ओबर्ट्समैन होते हैं, बैंकिंग ओबर्ट्समैन, उनकी डिटेल्स आपको नेट पे आरबीआई की साइट पे मिल जाएगी। अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं या नहीं है तो आप किसी की मदद लेके, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप उनका फॉर्म है, आप ओबर्ट्समैन को कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिख सकते हैं, जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री है जिसके तहत बैंक आते हैं। आप जो भी डिपार्टमेंट है जिसके तहत वो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आपके स्टेट की गवर्नमेंट की, उनको भी कंप्लेंट्स लिख सकते हैं और उसके बावजूद कोई नहीं सुनता तो आप एक ऑप्शन अख्तियार कर सकते हैं रिट में जाने का। हालांकि नॉर्मली रिट में 226 में कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा आर्टिकल है, कोर्ट्स नॉर्मली ऐसे मैटर्स पे इंटरवीन करती नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट्स को देखेगा कि कोई बहुत ज्यादा इसमें जो नाइंसाफी की जा रही है तो शायद कोर्ट्स उसमें इंटरवीन कर लें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो 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 जी, कौन कहाँ से मोहतरमा, सवाल करें। मैं सर जम्मू, अस्सलाम वालेकुम, मैं जम्मू से बोल रही हूँ जी। मैंने ये पहले भी सवाल दर्ज कराया था कि मैं जम्मू से बोल रही हूँ, मैंने जगह खरीदी थी किसी प्राइवेट डीलर से जी। तो वो जगह कस्टोडियम की निकली, लेकिन कस्टोडियम वालों ने मेरे से पैसा ले लिया उसका जी। तो आप वो जो मालकाना जमीन वाले हैं वो क्या बोलते हैं कि मुझे यहाँ से रास्ता दो, तो मैंने वो बंद कर दिया वहाँ उनका रास्ता, और मैंने वहाँ 100% भरा पैसा। अच्छा, इसका क्या हो सकता है? उन्होंने कोर्ट में केस लगा दिया। ठीक है, आपका सवाल वकील साहब ने सुन मोहतरमा, देखिए ऐसा है कि इस बात को मैं आपके और भी व्यूअर्स से कहूंगा कि जो मैटर ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है और वो डिपेंडेंट है उस केस में क्या कहा गया है, चूंकि मुझे या जिलानी साहब आपको उस मुकदमे की आपने जो बात बताई वो मैं समझ गया, लेकिन उस मुकदमे की कागजों पे नवैयत क्या है, आपने क्या उन लोगों ने जिनका रास्ता बंद हुआ है उन्होंने क्या आप पे इल्जामात लगाए हैं, और फैक्चुअल पोजीशन क्या है, प्रॉपर्टी की साइट प्लान क्या है, और वो लैंड क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड से रास्ता है कि नहीं है, प्लस आपने क्या अपना जवाब दाखिल किया है, आपने जो WS यानी रिटन स्टेटमेंट फाइल किया होगा या कोई काउंटर क्लेम भी फाइल किया, जवाब दावा फाइल किया होगा, ये इस पे डिपेंड करता है। तो मैं हमेशा आप लोगों को ये कहूंगा, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, कि जो मुकदमात कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग हो उसको हम सबजुडाइज कहते हैं, उस पे ओपिनियन देना बाहर से मुनासिब नहीं होगा और वो कंफ्यूजिंग होगा। मान लीजिए मैंने आपको कोई बात कह दी बिना फाइल देखे हुए और वो शायद मेरी बात सही ना हो क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स तो देखे नहीं है, अब आप अपने लॉयर तो उसका दबाव बनाने लगे। तो बेहतर ये है कि आप जो आपके लॉयर आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे आप सलाह लें, और अगर आप उनसे कन्विंस नहीं है तो आप उस पर सेकंड ओपिनियन लें, थर्ड ओपिनियन लें, आप अपनी फाइल लें और लें ओपिनियन, आपका यह हक है, आपका हक है। जी बिल्कुल सही कहा वकील साहब आपने कि जब तक बात चीज़ें होती है जो सिर्फ मशवरे के तहत आपने जो बताई उसी पर मशवरा दिया जा सकता है, लेकिन कागजी तौर पर कागज़ पर क्या नौयत है उस केस की उसको जब तक देखा नहीं जा सकता। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आपको एक कानूनी मशवरा है ताकि आपको उलझनों से कुछ राहत मिल सके, लेकिन आपको अपने वकील के साथ ही हतमी फैसला लेना है। चलिए कुछ कॉलर को जोड़ते हैं। हेलो 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 जी, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है। कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। मेरा सर सवाल ये है, 40 साल से जिस जमीन पे कब्जा होता है हमारा जी, या 40 साल से उसका कोई कागज पत्र नहीं है हमारे पास जी,
तो उसमें हमने पूरे पेड़ वगैरह लगाए हैं। अब उस जमीन का आगे हमारा हक बनता है उस पे या नहीं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। चलिए ठीक है जी फारूक साहब। देखिए ऐसे है कि 40 साल से आपका कब्जा है और अगर जो जमीन के असल मालिक हैं उन्होंने 40 सालों में कोई कदम नहीं उठाया जी आपसे कब्जा हटवाने का, तो कानूनी तौर पे तो आपका राइट टू एडवर्स पोजीशन बन जाता है जी। मैं मोरली और एथिकली बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये बड़ा पैराडॉक्स बन जाता है। भाई अगर किसी की जगह है तो अखलाकी तकाज़ा तो ये कहता है कि अगर मैं उस पर काबिज हूँ, वो मुझे उसने किराए पे दिया, भले उसने वो मेरे को नहीं खाली करने को कहा तो मैं बाद में उसकी जगह कब्जा कर लूं। मैं ये मोरल कंपास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कानून बात कर रहा हूँ जी। कानूनी मामला ये है कि अगर वो अनइंटरप्टेड आपका पोजीशन है प्रॉपर्टी पे तो आपका राइट टू एडवर्स पोजीशन बन जाता है। पहले कानून ये था कि राइट टू एडवर्स पोजीशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव राइट नहीं था, आप खुद जाके नहीं फाइल कर। अगर आपको कोई जिसकी वो जगह जो क्लेम कर रहा है वो आपके खिलाफ मुकदमा फाइल करेगा तभी आप उसको क्लेम कर सकते हो। पर कुछ हालिया जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें राइट टू एडवर्स पोजीशन को पॉजिटिव राइट के तौर पे भी माना गया है। तो अगर आपको कोई टच नहीं कर रहा है, कोई छू नहीं रहा है और आपको कोई मना नहीं कर रहा है तो आप फिर क्यों परेशान है। हाँ, अखलाकी तकाजा कुछ और है, आप उसको क्या करना चाहें वो आपके अपने अखलाक पे और अपने मामला पे डिपेंड करता है जी। चलिए उम्मीद है आपको जवाब मिल गया हो गया। एक और कुछ कॉलर हैं तो जोड़ लेते हैं। हेलो 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 नाजरीन से हम एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि आप जब भी हमारे वकील साहब से फारूक साहब से सवाल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद करें और फ़ोन पर सवाल करें और जवाब भी फ़ोन पर सुने या फिर अपना फ़ोन बंद कर टीवी पर उसका जवाब सुन लें, लेकिन सवाल करते वक्त ज़रूर अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस नंबर पर हमसे रब्ता करते हुए कानूनी मशवरा ले सकते हैं। चलिए कॉलर्स को जोड़ते हैं। हेलो हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। वकील साहब, जिस तरह से आपने शुरुआत से ही कहा कि पेपर का जो पेपर वर्क है वो बहुत बेहतर होना चाहिए और कुछ ऐसे मसाइल जिस तरह के होते हैं कि किराएदार और मालिक के मकान के उमूमन ऐसे झगड़े होते हैं कि कदीम किराएदार हैं, सालों से वो किराएदार हैं, अचानक वो काबिज हो जाता है। मसला ये होता है कि फिर किराया बंद होता है, किराया कोर्ट में जमा होता है, केस इस तरह से चला जाता है। तो क्या काबिज हो सकते हैं लोग इस तरह से? देखिए, ये जो सवाल है जय साहब, ये आप बेसिकली रेंट कंट्रोल एक्ट के मैटर्स में आ जाते हैं। रेंट का भी मैटर हर स्टेट के अलग लॉ इनैक्टमेंट है। उसका मकसद ये था कि जो पुराने किराएदार हैं और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। असल में हमें समझना पड़ेगा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि पहले क्या होता था, आज से 50 साल पहले आप देखेंगे, 60 साल पहले, तो लोग जब दुकान बनाते थे, मकान बनाते थे, जिसे किराए पे दिया तो एक पगड़ी की रकम लिया करते थे जी, और किराया बड़ा नॉमिनल होता था। जैसे मान लीजिए एक दुकान है और उस पे 50,000 रुपए पगड़ी ले ली और किराया 200 रुपए रख लिया जी। टेक्निकली वो पगड़ी क्या थी, मतलब ये एक कंसिडरेशन का मामला है और एक उसकी बात है। तो जो कदीम, जो बहुत पुराने किराएदार हैं, उनको रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत हर स्टेट के जो मुख्तलिफ कानून हैं उनके तहत उनको बहुत प्रोटेक्शन है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मकान खाली नहीं होते, खूब खाली होते हैं। अगर मैं मकान मालिक हूं और मैं ये प्रूफ कर दूं कि मुझे इस प्रॉपर्टी की जरूरत है अपने पर्सनल यूज के लिए और बहुत सारे ग्राउंड्स हैं उसमें, तो एक मुकदमा चलता है और वो खाली भी हो जाता है मुकदमा, अरे वो प्रॉपर्टी भी खाली हो जाती है जी। तो ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे भी मैटर्स आप देखेंगे जिलानी साहब की जहां जो किराएदार है वो मकान का असली मालिक भी है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो ये डिपेंड करता है फैक्ट्स ऑफ द केस पे जी, कि फैक्ट्स क्या है केस के। चलिए कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए, जान लेते हैं कौन है। हेलो 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 जी, कौन कहाँ से भाई, अपना सवाल करें। मेहरली से बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना सवाल बताएं। जी मैं मेहरली से बोल रहा हूँ। टीवी की आवाज बंद करिए, फोन पर आप सवाल करें। जी जी सवाल बता रहा हूँ सर। हम यहाँ पे रहते हैं मेहरौली में, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला, सरकारी लाभ नहीं, हमारे पास सब कुछ है जी, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड, सारा कुछ है। हम ऑटो चलाते हैं सर
कुछ भी नहीं मिला, हमारे बच्चे भूखे हैं यहाँ पे। कहाँ से नहीं मिला जी? सरकारी 5,000 रुपए जो सरकार ने डाले थे, अच्छा, ये दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों के, वो भी नहीं मिले हमारे। 22 वो कह रहे थे कि लाइसेंस तुम्हारा वैलिड होना चाहिए, चलिए तो हमारा लाइसेंस 25 तारीख को खत्म हुआ था और 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया था, तो हमारा लाइसेंस तो वैसे ही वैलिड नहीं था, तो अब हम वैलिड कहाँ कराने जाते, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं मिला है, क्योंकि हम तो बिल्कुल। चलिए वकील साहब, आपके सवाल को समझ चुके हैं, इंशाल्लाह जवाब देंगे। एक और कॉलर हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए जी हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कहाँ से और सवाल करें भाई? श्रीनगर से बोल रहे हैं आप सर? जी सर, सवाल करें। सवाल ये है जनाब, आज पूरे वकील साहब से पूछना चाहता हूँ, इसमें कोई कानून है कि आज पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस का मामला है जी, लोग बेगुनाह मर रहे हैं, लोग रास्तों में मर रहे हैं, लेकिन मैं वकील साहब से यही एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये जो अपोजिशन उस पर लगाता है इल्जाम, ये इस पर लगाता है इल्जाम, लेकिन लोगों का कोई ख्याल नहीं है इनको, इसके लिए कोई वे नहीं है जो इनको ले जाएगा कोर्ट में। क्या कर रहे हैं आप? एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो ये कर रहा है, ये सियासत चला रहे हैं, जबकि लोग मर रहे हैं बेचारे, लोगों का कोई ख्याल नहीं है। बड़े बड़े मैं समझ गया, कर रहे हैं। एक सियासी मामला है, लेकिन इस पर कानूनी पहलू क्या है वो फारूक साहब ही बताएंगे। मैं पहले इनके ही जवाब से शुरू करता हूँ। देखिए हजरत, ऐसा है कि आपका सवाल बिल्कुल एक हद तक जायज भी है, लेकिन चूंकि हमारे प्रोग्राम की वो थीम नहीं है, तो मैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे नहीं जाना चाहूंगा जी। रही बात ये कि आप एक सिटीजन होने के नाते, देश के, मुल्क के शहरी होने के नाते, अगर आप एग्रीव्ड हैं सरकार के किसी भी कदम से, तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों ने पिटिशंस फाइल किए और बहुत सारे कोर्ट्स ने काम भी किए हैं, कराए हैं। डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने खास तौर पे बहुत जो है वो, जैसे माइग्रेंट के लेबर्स का मैटर था, उनका किराए का, तो सबसे पहले इस पे जो लीड लिया वो कर्नाटक हाई कोर्ट ने लिया, ऐसे गुजरात हाई कोर्ट ने भी लिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बहुत सारी चीजें ली। तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं और सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए जो आपके पास पॉलिटिकल टूल्स है, वो चूंकि वो हमारा थीम नहीं है, तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, महरौली से था। देखिए, अगर आप तक मदद नहीं पहुंच रही है तो ये कानूनी मामला तो बात का है, और आपने कहा कि आप परेशान हैं, आपके बच्चों के पास खाने को भी नहीं है, तो मैं आपको अपने, चूंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूं, तो मैं आपको अपने जाती तौर पे ये एश्योर कर सकता हूं कि अगर आप, चूंकि मैं आप यहाँ नंबर तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आप न्यूज़ 18 में इसी नंबर पे टेलीफोन करें जिस नंबर पे अभी आपने कॉल किया था, और मैं आपके पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा न्यूज़ 18 से कि उनको ही मेरा जाती नंबर दे दें, उनके पास नंबर है, ताकि मैं उन तक अभी कुछ मदद पहुंचवा सकूं फौरी तौर पे। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। उनको क्या मिला नहीं मिला, लेकिन मैं अभी ये कहूंगा कि बल्कि आपके पीसीआर के पास नंबर होगा जहां से वो कॉल आई थी, तो उनका नंबर मुझे अगर आप मुहैया करा दें तो मैं इंशाल्लाह जरूर कोशिश फौरी तौर पे कुछ करा। जी बिल्कुल, उनको नंबर देंगे और आपको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पीसीआर के थ्रू नंबर देने की। चलिए, न्यूज़ 18 की कोशिशों के साथ आपने अपनी कोशिश भी शामिल कर दी, अपनी जो है आपने एक हमदर्दी आपने दिखाई है। हमारी उम्मीद यही है और हमारी कोशिश यही है कि लोगों तक कानूनी मशवरा भी हो और कुछ मदद पहुंच जाए। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जोड़ लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से और क्या सवाल है भाई? जी, मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ जी। एक आदमी ने हमारे भाई से कुछ पैसे नौकरी के लिए थे जी, और अभी तक पैसे तकरीबन 3-4 साल हो गए वापस नहीं किए, और तकरीबन ठगी कर दी, अभी तक ना पैसे दिए, और जो उसने ऑर्डर दिया था वो जारी दिया था। ऐसे में हमारे को क्या करना चाहिए? तो ये नौकरी के मामले में ये कोई सरकारी नौकरी थी या प्राइवेट? जी, सरकारी नौकरी थी। चलिए, ठीक फारूक साहब जवाब। देखिए, पहले तो मैं इस पे, चूंकि बड़ा ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है जी, मैं आपके लोगों को, आपके सारे व्यूअर्स को ये मशवरा देना चाहूंगा जी कि अगर कोई इंसान, पहले तो अगर मैं किसी से बात करता हूं कि भाई, क्योंकि पैसे तो मुझसे कुछ छीन के ले नहीं गया, बिल्कुल, मैंने अगर सरकारी नौकरी का मैं एस्पिरेंट हूं और मैं किसी को लाख रुपए दे रहा हूं, तो मैं भी तो गलत काम कर रहा हूं ना। बिल्कुल, अगर इखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी। रिश्वत देना
उतना ही बड़ा गुनाह है जितना रिश्वत लेना है। ये और बात है कि आपके गले पे बंदूक रख के कोई रिश्वत है तो वो फिर उसके चांसेस दूसरे हैं जी। लेकिन अब मसला क्या है कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई तो आप उसके लिए मुकदमा फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्रिमिनल मुकदमा फाइल करें कि साहब आपके साथ धोखाधड़ी हुई जी। पर इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा, ऐसे मुकदमे में मैंने कुछ देखा है, मेरे अपने जाती तजुर्बात हैं जी, कि कोर्ट से ये पूछ लेती है कि भाई साहब आपने, जैसे मेडिकल में दाखिले के लोग पैसा दे देते हैं जी, और इंजीनियरिंग के पैसा लोग दे देते हैं नौकरी के लिए, कि भाई आप तो जानते थे ना कि ये पैसे जो आप दे रहे हैं ये गैर कानूनी काम के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी मतलब न्यूज़ 18 के जो भी व्यूअर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट होगी, बहुत दरखास्त करूंगा कि ऐसे लोगों से बचें और अपनी काबिलियत पे, अपने पर्सनालिटी पे यकीन रखें। और ये रिश्वत वाला जो मामला है, अगर कोई आपको अप्रोच भी करता है कि मैं आपकी नौकरी लगवा देता हूं यहाँ पे, तो उससे आप बचें। बिल्कुल। देखिए होता क्या है, मैं आपको एक बात इस पर और 1 मिनट वक्त लूं, ऐसे बहुत सारे मसले हैं जहां पे लोगों का अपॉइंटमेंट हो गया जी, अपॉइंटमेंट होने के बाद 3 साल नौकरी भी कर ली, राइट, और 3 साल नौकरी करने के बाद पता चला कि हाई कोर्ट ने पूरे अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया जी, बिटा दिया। तो आपके पैसे, अगर आपने वो नौकरी पैसे दे के पाई थी जी, तो फिर तो आप गए, फिर तो आपको क्लेम नहीं बनता। बिल्कुल। तो ये नहीं करना, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। और रही बात अगर पर्सनलाइज धोखाधड़ी हुई तो उसके खिलाफ आप जरूर मुकदमा फाइल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वकील साहब। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ब्रेक, फिर फौरन लौटते हैं। छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वकील साहब। प्रोग्राम इख्तितामी मराहिल में है और कुछ कॉलर को जोड़ते हैं, बातचीत को खत्म करेंगे। हेलो 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 हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। कोई है कॉलर? हेलो 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 जी, आप कौन, कहां से? अपना सवाल दोहराएं भाई। सर मोहम्मद फैसल बोल रहे हैं, यूपी उत्तर प्रदेश से जी। अपना सवाल बताएं। सर जो माइग्रेंट लेबर है इन लोगों की, सर जिसे हम लोगों की जॉब चली गई है, इसलिए सर कुछ गवर्नमेंट भी नहीं हेल्प कर रही है जी, क्या होना चाहिए सर? ठीक है। सर प्राइवेट कंपनियों में जी, वकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं, मैं समझ गया सवाल। ये जी ठीक है, ठीक है फैसल, आपका जवाब देंगे। हो गया परेशानी तो वही है, हम सब लोग देख रहे हैं जी। देखिए राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। तो कोर्ट एनफोर्स तो नहीं कर सकती है इसको जी। और प्राइवेट कंपनीज अगर नौकरियों से लोगों को निकाल रही है तो उनकी भी, कुछ लोग चलो बदमाशी भी कर रहे हैं, कुछ की मजबूरियां भी, क्योंकि कोई इनकम नहीं है जी। मुश्किल क्या है कि इस पे जैसे गवर्नमेंट ने कुछ चीजों की पॉलिसी लेवल पे वो लेके आए हैं, जैसे मनरेगा में बजट बढ़ाया है और भी कुछ स्कीम्स लेके आए हैं जी। तो कोशिश करें कि उन स्कीम्स का अपने शहर में, अपने गांव में, अगर गांव में है तो प्रधान से मिलें, वहां देखें, उनसे बात करें। अगर आप सेमी स्किल्ड हैं तो, अगर आप अनस्किल्ड हैं तो उसके लिए देखें, सेमी स्किल्ड हैं तो कुछ और स्कीम्स होंगी वहां आजमाएं, स्किल्ड है तो कहीं और आजमाएं। देखिए एक वक्त टफ है, हम सबको इस बात को मानना पड़ेगा जी। एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है बिल्कुल, और हमें सब लोगों को ये मिलके दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस चीज से हमें निजात दिलाए बिल्कुल, हमारे मुल्क को, पूरी दुनिया को और लोगों को, इससे हम लोग बाहर निकले इस वबा से। और वक्त है, थोड़ा सा टफ टाइम है, दुआ करें खुदा से और हिम्मत रखें, इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फरूक खान साहब आपका हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होकर लोगों को मुफीद मशवरे देने के लिए। मैं जिलानी साहब एक चीज आपको रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा कि वो उनका महरौली वाले का नंबर अगर मुझे मिल जाता तो बिल्कुल। तो नाज़रीन, हमारी इस खास पेश वकील साहब में फिलहाल इतना ही, वक्त खत्म हो चुका है, हमें इजाजत दीजिए, आदाब।